अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जां की एपिसोड 4 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 4 की तरफ चलते हैं। वो दादू से कॉल पर बात करने के बाद अपना सामान पैक करने लगा था। उसे आज ही वापसी के लिए निकलना था, लेकिन वो दादू को सरप्राइज करना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया था इन्हें। टेबल से सामान बैग में डालते उसने दराज खोली थी ताकि कुछ भूल ना जाए। जब उसकी नज़र उस ब्रेसलेट पर पड़ी जिसे देखकर वो कुछ लम्हों के लिए साफ सा रह गया था। उसने वो ब्रेसलेट हाथ में उठाया था, जिसके मोती लटकते लाइट की रोशनी में चमचमाने लगे थे। काली स्याह आंखों से इस ब्रेसलेट को देखते उसकी आंखों में एक तासुर उभरा था, अजीब सा खाली खाली तासुर। जहन की झलकियों में उसकी झलक चमकी थी जब उसने अचानक इस ब्रेसलेट को मुट्ठी में भेजा था और पास पड़ी कुर्सी पर बैठते उसने सर पीछे गिराकर आंखें बंद की थीं। दिमाग खुद ब खुद कई सालों पहले जा पहुंचा था। मीर मीर चारों तरफ लड़कियों और लड़कों की आवाजें गूंज रही थीं। अपनी कॉलेज लाइफ में वो बास्केटबॉल चैंपियन था और हर लड़की शौक से बैठकर उसे बास्केटबॉल खेलता देखती थी। उसका पसीने से तर जिस्म एक अलग ही तपिश घोल कर रखता था। इस मैदान में कि हर लड़की सांस रोकते उसे देखा करती थी। सामने वाली टीम हमेशा से ही अलमीर से चिढ़ खाती थी। एक तो वो बला का पुरकशिश लड़का था, ऊपर से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। वो हर सरगर्मी में हिस्सा लेता था, उसके बावजूद वो हमेशा टॉप करता था और यही वजह रही कि उसके बैच का एक ग्रुप उससे जलता था। अलमीर सिकंदर हर मामले में सहरे फहरस्त रहता था, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, कोई खेल हो या फिर लड़कियों का दिल हो। यही वजह थी कि हाशिर और उसके 5 लड़कों का गैंग हमेशा से अलमीर को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो था बला का ज़हीन शख्स। उसके आगे कहाँ कोई टिक पाता था। हाशिर का ग्रुप और अलमीर का ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ बास्केटबॉल खेल रहे थे जब हाशिर के दोस्त सफीर ने आते जानबूझकर अलमीर के दोस्त जैन की टांग में बुरी तरह टांग फंसाते गिराया था, जिसकी वजह से अचानक चीख निकली थी जैन के मुंह से। अलमीर फौरी उसकी तरफ पलटा। उसका बुरी तरह ध्यान भटका था और हाशिर ने उससे बाल छीनते फौरन गोल किया था जब चारों तरफ लड़कियां ओह की आवाज से मायूस बैठी थीं। हाशिर और उसका ग्रुप खुशी से उछलते जैन को पड़ा देखने लगे जो कर रहा था। अलमीर उसके पास आकर बैठा जबकि माथे पर शिकने नुमदार हुई थीं। क्या हुआ जैन, तू ठीक है? अलमीर के ग्रुप से फराज बोला था जबकि अलमीर उसका पैर चेक कर रहा था। उफ, अभी क्या कर रहा है? दर्द हो रहा है मुझे, जैन चीखा तो अलमीर ने माथे पर बल डालते उसे देखा। दर्द हो रहा है तो खामोश रह, लड़कियों की तरह क्या चीख रहा है? अलमीर के कहने पर जैन ने सुर्ख चेहरे से उसे देखा। पैर है, मेरा डंडा नहीं है जो दाएं बाएं घुमा रहा है। इस साले सफीर ने जानबूझकर किया है ये, जैन गुस्से से चीखा तो हाशिर और सफीर जो हंसते हुए तमाशा देख रहे थे अलमीर की तरफ बढ़े। क्या यार अलमीर, आज तू हार गया। तू तो हमेशा ही जीतता आया है और आज इस नौटंकी जैन की वजह से तू हार गया, हाशिर ने हंसते हुए कहा तो अलमीर ने खामोश नजरों से उसे देखा, लेकिन काली स्याह आंखों में अलग ही आतिश भड़क रहा था। चलो अब हार गए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हर बार जब हम हारते हैं तो कोई ना कोई डेयर मिलता है हमें। आज तुम हारे हो तो एक डेयर हमारी तरफ से भी कबूल करो। हाशिर ने उसकी आंखों में साफ गुस्सा देख अपनी बात जारी रखी थी कि उससे अच्छा बदला लेने का मौका उसके पास कैसे आता। जैन भड़कता हुआ चीखता इससे पहले अलमीर ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो खामोश हुआ। ये सब खेल का हिस्सा है, कहो क्या करना होगा मुझे, अलमीर ने खड़े होते उसके बराबर आते कहा तो हाशिर मुस्कुराया। ठीक है, आज जूनियर्स का फर्स्ट डे है, वहां देखो कैंटीन की तरफ से जो पहली लड़की आएगी तुम्हें उसे इम्प्रेस करना होगा और फिर चाहे तुम अपनी पर्सनैलिटी का जादू चलाओ उस पर या कुछ भी। जब तक वो लड़की तुमसे इम्प्रेस होकर तुम्हें आई लव यू नहीं कहती, तुम्हें इस लड़की के आगे पीछे पापड़ बेलने होंगे। हाशिर ने मुस्कुराते उसके सामने डेयर रखा था, जिसे सुन अलमीर ने तमस्खाना नजरों से उसे देखा था। कौन नहीं जानता था कि अलमीर वजाहत सिकंदर पर यहाँ की हर लड़की फिदा है। अगर वो किसी लड़की के आगे झुक भी जाता तो वो बिछ जाती उसके आगे। अलमीर की मुस्कुराहट पर हाशिर एक कदम उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। अब चाहे वो लड़की कोई भी हो, चाहे कोई मेड हो या फिर कोई स्वीपर या कोई टीचर, कोई भी, अब अलमीर वजाहत इतना तो चार्म रखता ना कि पहली नजर में किसी लड़की को मात दे दे। हाशिर के कहने पर अलमीर गहरी सख्त नजरों से उसे देखा था।
یہ اس کے لیے بہت عام سی بات تھی. اسے پتا تھا زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی یہاں زیادہ تر لڑکیاں منہ پر میک اپ ملتے اس کے آگے پیچھے ہی گھما کرتی تھیں، اور پھر وہ ایک پرسنالٹی رکھتا تھا کہ ہر لڑکی اس پر فدا ہوتی تھی. المیر اسپات میں سر ہلاتے مسکرایا. گہری مسکراہٹ. ٹھیک ہے، ڈن. المیر نے کہتے ایک نظر کینٹین کو دیکھا تھا جس کے دروازے پر فی الحال سناٹا تھا. پھر ایک نظر نیچے پڑے زین کو. اپنے دوست فراز کو اشارہ کرتے المیر کینٹین پر نظریں جماتے دوسرے دروازے سے 2 قدم دوری پر کھڑا ہوا تھا، جبکہ فراز زین کو سہارا دیتے وہاں سے لے جا چکا تھا. 1 منٹ، 2 منٹ اور پھر 5 منٹ گزر گئے، لیکن وہاں سے کوئی لڑکی نہ گزری. المیر نے کوس سے نظریں گھمائی جب اسی لمحے ایک لڑکی کینٹین سے باہر نکلنے لگی. گرے کلر کی قمیض شلوار پر سفید دوپٹہ سر پر اڑے ہوئے تھی. ہلکے ہلکے گھنگریالے بال دوپٹے کے حالے میں سے نظر آ رہے تھے جو چٹکیا میں قید تھے. وہ دبلی پتلی سی لڑکی تھی، جبکہ سانولی سی رنگت پر وہ ایک کالے فریم کا چشمہ لگائے ہوئے تھی. میک اپ سے پاک چہرہ تھا، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی تھیں. شاید اس کے چہرے پر آنکھوں کے علاوہ اور کچھ پیارا نہ تھا. اسے دیکھ المیر شاک رہ گیا تھا. کیا اس لڑکی کو اسے اپنے پیار میں الجھانا تھا؟ سیریسلی اس نے تو سوچا کوئی خوبصورت سی لڑکی ہوگی جسے وہ پیار کے 2 بول بولے گا اور وہ اس کی محبت میں پڑ جائے گی. لیکن یہاں تو ایک عجیب سی لڑکی تھی جو بار بار اپنا چشمہ اپنے چہرے پر ٹھیک کر رہی تھی. یقیناً وہ کوئی ماسی تھی. المیر اس پر گہری نظریں ٹکائے یہی سوچ رہا تھا جب وہ لڑکی قریب آتے ایک ہاتھ سے اپنا بیگ اور رجسٹر تھامتی دوسرے سے بار بار اپنا گرتا چشمہ ٹھیک کرتے اسے ٹکرائی، کیونکہ وہ چٹان بنا کھڑا اس کے سامنے. المیر اسے جج کرنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے سہارا بھی نہ دیا اور وہ پیچھے ہوتے نیچے گری، جبکہ المیر پر کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا. کہاں وہ چھوئی موئی سی لڑکی اور کہاں وہ باڈی بلڈر. ہوش میں آتے المیر نے ایک نظر حاشر کو دیکھا تھا جو ہنستا ہوا اسے ڈیر پورا کرنے کا اشارہ کر رہا تھا. المیر نے آنکھیں بند کر کے خود کو ہمت دی اور تیار کیا. پھر آنکھیں کھولیں تو ان آنکھوں میں نرمی کا تاثر تھا. وہ آنکھیں چمک رہی تھیں، جبکہ مسکراہٹ چہرے پر کھلا کر وہ کسی کو بھی چاروں شانے چیت کر سکتا تھا. وہ جانتا تھا. وہ لڑکی ڈبڈبائی آنکھوں سے کھڑی ہوئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی جہاں کافی لوگ جمع تھے. اور پھر اس نے ایک نظر سامنے کھڑے اونچے لمبے قد کے ساتھ ہینڈسم لڑکے کو کھڑا دیکھا تو 2 لمحے تک اسے محویت سے تکتی رہی. اس کے گھنے سیاہ بال، کالی سیاہ آنکھیں، اس کے تیکھے نقوش اور اس پر یہ قاتل مسکراہٹ، ہلکی خنددار پلکیں. اللہ پاک بھی کسی کسی کو کتنا حسن دے دیتا ہے نا. دل میں سوچتے وہ برابر سے نکلنے لگی تھی جب المیر اس کے سامنے آیا. مجھے معاف کر دو، میں دیکھ نہیں سکا تمہیں اور تم میری وجہ سے گر گئیں. وہ سب لوگوں کے بیچ کھڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا، نرمی سے شرمندہ ہوئے. جہاں سب ہونک بنے اسے دیکھ رہے تھے. یہ المیر وجاہت سکندر کیسے اپنے احساسات ایک لمحے میں بدل لیتا ہے؟ سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا اس وقت. وہیں وہ لڑکی بھی چاروں طرف سب کو کھڑا دیکھ اور پھر اس سے کان پکڑے دیکھ خفت زدہ ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں، ہم ٹھیک ہیں، آپ اس طرح شرمندہ مت ہوئیں. وہ اپنی نرم خوبصورت آواز میں بولی تو المیر ایک لمحے کے لیے اس آواز کو محسوس کرتے خاموش ہوا تھا. اس کی آنکھوں کے ساتھ شاید آواز بھی اچھی تھی، لیکن اف، یہ کالا چشمہ آنکھوں کی خوبصورتی بھی چھپا گیا تھا. المیر نے کوفت سے سوچا. ہم؟ لیکن میں نے تو صرف تمہیں دھکا دیا. تو ہم کون؟ المیر نے حیرانی سے پوچھا تو جبکہ وہ پھر خاموشی سے کنفیوز ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگی. اوکے، تم پریشان مت ہو، تم کچھ زیادہ ہی گھبرا رہی ہو اور تم سب کیا یہاں تماشا دیکھ رہے ہو؟ چلو اپنا اپنا کام کرو. المیر نے پہلے نرمی سے اس لڑکی سے بات کی اور پھر چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے سب کو سخت آواز میں کہا کہ اس کی بلند آواز پر سامنے کھڑی لڑکی گھبرا گئی تھی. المیر کی بات سن سب فوراً ادھر ادھر ہو گئے تھے. اوکے، تھینک یو مس. تمہارا نام کیا ہے پیاری لڑکی؟ المیر نے اس سے پوچھا تو وہ مزید گھبرانے لگی کہ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں. کبھی کسی لڑکے نے کہا اتنی اٹینشن دی تھی اور نہ ہی اسے لڑکوں کی اٹینشن چاہیے تھی، اس لیے اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی. جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کے چہرے کو ایسے دکھ رہا تھا جیسے پیاسا پانی کو دیکھتا ہے. کیا وہ سب کو اسی طرح دیکھتا ہے؟ اس نے سوچتے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا. تم گھبراؤ مت پیاری لڑکی، اگر تم نام نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا. اچھا میں چلتا ہوں اب، المیر نے اسے مزید گھبراتے دیکھ کہا اور پلٹ گیا جب اسے پیچھے سے اس کے نام کی پکار آئی. ہمارا نام حالہ ہے، حالہ یوسف. المیر کے چہرے پر مغرور سی مسکراہٹ آئی تھی اور زیر لب اس کا نام بڑبڑایا. حالہ یوسف. حال اس کا نام ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا تو المیر نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں. ماضی سے باہر نکلتے اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا. یہ یاد
اس کے دماغ سے کیوں نہیں جاتی تھی؟ ایک لڑکی کا دل ہی تو توڑا تھا، دل تو نہ جانے وہ کتنیوں کا توڑ چکا تھا۔ بریسلیٹ کو ایک نظر دیکھتے اس نے وہ جیب میں ڈالا تھا، پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا تھا اس نے یہ بریسلیٹ، لیکن پھینکنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا کبھی، اس لیے ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے گہری سانس کھینچی تھی، جیسے اس زون سے باہر نکل رہا ہو۔ پھر آنکھیں کھولتے وہ مسکرایا، وہی خوبصورت مسکراہٹ جس سے وہ سب کا دل لوٹ لیا کرتا تھا۔ وہ یقیناً 2 لمحے میں اپنے احساسات بدل چکا تھا۔ کچھ غلط نہیں کیا تھا میں نے، وہ خود کو پاور کروا رہا تھا۔ جب بھی یہ یاد اس کے ذہن میں آتی وہ یہی جملے دہرا کر خود کو مطمئن کرتا تھا۔ اپنے بیگ کو اٹھاتے وہ پلٹ کر ایک نظر کمرے پر ڈالتے، 2 انگلیاں ماتھے پر لے جاتے، بائے کا سائن دیتا۔ دروازہ بند کر گیا تھا۔ یہ واپسی المیر وجاہت سکندر کو یقیناً بدل کر رکھ دے گی۔ ماضی حالہ کہاں گئی ہے یہ لڑکی؟ ماہی جائیں چھت پر دیکھیں، وہیں بیٹھی ہوگی۔ حالہ کی ماں شمع نے غصے سے گھر کر آواز لگاتے پاس بیٹھی ماہی کو کہا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، شوہر کا انتقال جب ماہی 2 سال کی تھی تبھی ہو گیا تھا۔ چھوٹے سے محلے میں 2 کمروں کا گھر اور چھوٹا سا صحن تھا جس میں وہ تینوں ماں بیٹی رہتی تھیں۔ اتنے سالوں میں شمع بیگم نے انہیں فیکٹری میں سلائی کڑھائی کر کے پالا تھا کہ ان کا مزاج بہت سخت ہو گیا تھا۔ ماہی بھاگی چھت پر گئی تو حالہ چارپائی پر بیٹھی گھٹنوں میں سر چھپائے رو رہی تھی کہ اس کا وجود ہچکیاں لے رہا تھا۔ حالہ ابھی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ 14 سالہ ماہی کہتے ہوئے حالہ کے پاس بیٹھی، گوری نکھری رنگت کی ماہی، بھولا سا چہرہ، وہ بہت پیاری تھی۔ حالہ نے روتا ہوا چہرہ اٹھایا تو چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ ساملی رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں، چشمہ سائڈ پر رکھا تھا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ ہاں، آنکھیں دونوں کی ایک جیسی تھیں، بڑی بڑی، کیونکہ حالہ کی رنگت اپنے ابو جیسی تھی جبکہ ماہی شمع بیگم جیسی تھی۔ ماہی ہم ابھی کالج سے آ رہے تھے تو صبا آنٹی اور راہیلا آنٹی نے ہمیں روک لیا اور ہم سے کہنے لگی کہ ہم ساملے ہیں اور ہماری شادی بھی مشکل سے ہوگی اور ہماری جیسی رنگت کی وجہ سے ہمارے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں تو اللہ نے بنایا ہے نا، پھر یہ لوگ ہمیں کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ حالہ روتے روتے بولی تھی کہ وہ بچپن سے احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اسے یہی کہتا تھا کہ وہ اپنی بیوہ ماں پر بوجھ ہے۔ نہیں آپی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بہت پیاری ہیں۔ آپ کو میں نے کتنی بار سمجھایا ہے نا کہ لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دیا کریں، لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، ہر حال میں وہ کچھ نہ کچھ بولیں گے۔ ماہی نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے ترس آتا تھا اپنی بہن پر۔ وہ حد سے زیادہ خود کو بدصورت سمجھتی تھی کہ ماہی کے اسے سمجھانے پر جو تھوڑا بہت کانفیڈنٹ آتا تھا وہ اگلے دن کوئی نہ کوئی اپنی باتوں سے ختم کر دیا کرتا تھا۔ ماہی آپ کو نہیں پتا، ہمیں بہت برا لگتا ہے اگر ہم یہ لوگوں کی باتیں سوچ کر بھلا بھی دیں تو امی تو ہمیشہ یہی کہتی ہیں۔ ہم کیا کریں ماہی، ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہمارا دل بہت دکھتا ہے۔ حالہ نے اپنے آنسو پونچھے اور جب ماہی کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھری تھیں۔ آپی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ امی کچھ بھی کہیں آپ برا مت مانا کریں، وہ تو یوں ہی کہہ دیتی ہیں نا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ دل سے لگا کر بیٹھ لیں۔ اب اگر آپ روئی نا تو ہم بھی رونا شروع ہو جائیں گے۔ حالہ نے اسے گلے سے لگاتے چپ کرانے کی کوشش کی تھی۔ جب حالہ بھی آنسو پہنچ گئی اور بھیگی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ دونوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ اور ماہی ہم نے آپ کو حالہ کو بلانے بھیجا تھا اور آپ الٹا یہاں دونوں باتیں کرنے بیٹھ گئیں۔ چلے نیچے، عصر مغرب کا وقت ہے، ایسے چھتوں پر بیٹھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ آئیں دونوں نیچے۔ شمع بیگم ان دونوں کو ڈپٹتی نیچے آ گئی تھیں۔ جب وہ دونوں نیچے آ گئیں اور آپ کالج جاتی ہیں تو احسان نہیں کرتی ہیں، اب کالج ختم ہے تو گھر گرہستی دیکھیں، اتنی بڑی بڑی لڑکیاں تو پورے گھر کو سنبھال رکھتی ہیں اور آپ اتنی بڑی ہو کر بس یوں ہی پڑی رہتی ہیں، نہ کھانا بنا لاتا ہے، کیا کام کریں ہم آپ کا؟ ایک تو ابا آپ کے ایسی بیٹی چھوڑ کر چلے گئے، سانولی رنگت مصیبت بنے گی ہمارے لیے، کیسے سنبھالیں گے ہم یہ سب؟ شمع بیگم بولتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ حالہ کا دل ایک بار پھر خراب ہوا، لیکن آنسو روکتے وہ شمع بیگم کے پیچھے کمرے سے باہر آئی تھی۔ امی ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، حالہ نے کہا تو شمع بیگم پلٹ کر غصے سے اسے دیکھنے لگیں۔ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس مزید آپ پر بہانے کے لیے، بس کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم، کوئی آپ کے جیسا ہی ساملی رنگت کا لڑکا ڈھونڈ کر شادی کر دیں گے آپ کی، کیونکہ اپنا خوبصورت جوان بیٹا کوئی آپ کو دینے سے رہا۔ شمع بیگم غصے سے بولتے ہوئے پلنگ پر بیٹھی تھیں کہ پاس کھڑی ماہی بھی چڑنے لگی اپنی ماں کی باتوں سے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں امی، آپ کی اپنی بیٹی ہیں، آپ نے ہی پیدا کیا ہے، اس طرح آپ اسے بات مت کیا کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ماہی غصے سے بولی تھی کہ شمع بیگم نے تیز نظروں سے اس کی زبان درازی پر اسے گھورا۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں پڑھائی کریں، فائنلز ہونے والے ہیں نا۔ شمع بیگم کے کہنے پر وہ حالہ کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھتے نظروں سے اندر جانے کا کہہ رہی تھی۔
अम्मी हम अभी शादी नहीं करना चाहते, प्लीज हम लॉ पढ़ना चाहते हैं, प्लीज अम्मी ये हमारी ख्वाहिश है, प्लीज आप हमें इजाजत दे दें। वो अपनी माँ के पास बिस्तर पर बैठी कहने लगी तो वो उसे घूरने लगी। दिमाग खराब है, कानून पढ़कर किसको सूली पर लटकाना चाहती हैं आप? शम्मा बेगम की बात पर हानम की आंखें फिर भरने लगी। अम्मी प्लीज हमने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है, यकीन करें अगर वो भी मिल जाती है तो फिर आपको पैसे भी लगाने नहीं पड़ेंगे, प्लीज अम्मी हमारी बात मान लें। उसकी जिद करने पर शम्मा बेगम खामोश होते उसे देखने लगी। अम्मी प्लीज अगर आपको कोई रिश्ता समझ आ गया तो हम शादी के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन प्लीज हमें पढ़ाई से ना रोकें। हाला ने फिर इन्हें मनाना चाहा तो शम्मा बेगम कुछ लम्हे सोचने के बाद इस बात में सर हिला गईं। लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता समझ आ गया तो हम आपकी शादी में देर नहीं करेंगे, वैसे भी सांवली रंगत पर रिश्ते ना आने के बराबर ही होते हैं, इसलिए हम देर नहीं करना चाहते। शम्मा बेगम की बात पर हाला ने डुबडुबाई आंखों से नजरें झुकाई थी, फिर बामुश्किल मुस्कुराती, आंसू हलक में उड़े थे। वो बामुश्किल मुस्कुराई। थैंक यू अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। हाला की बात पर 2 लम्हों के लिए शम्मा बेगम ने उसका सुर्ख चेहरा देखा था, फिर नजरें फिर गई थी। हाला खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आज वो पूरे रास्ते जावियार को कोसी हुई आई थी। पूरे दिन में आज 2 बार वो उसकी बेइज्जती कर चुका था और ऐसी बेइज्जती के हाना भुलाए ना भूलती। उसने सोच लिया था इतनी आसानी से इस वजाहत सिकंदर को छोड़ेगी नहीं। घर के करीब आते देखा तो अंदर से शोर की आवाजें आ रही थीं। वो भागी हुई अंदर आई, सामने नजर पड़ी तो आलिया जैद के बाल पकड़े हुए थी, जबकि वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जैद वो चीखती हुई भागी हुई उसके पास आई और आलिया बेगम के हाथ सख्ती से पकड़कर पीछे करते झटके। आपको शर्म नहीं आती? क्या हरकत है ये? छोटे से बच्चे के बाल नोच रही हैं, जहालत की सारी हदें आपने पार कर दी हैं। हानम जैद को सीने से लगाए चीखी थी, जबकि आलिया का खुद का सांस फूल रहा था। अरे मैं क्यों शर्म करूं, इसे शर्म करवा, ये छोटा बच्चा है, शैतान से कम नहीं है। ये देख इसने क्या किया है, मेरे कपड़े काट दिए हैं इसने, और तू इसे मासूम कह रही है। आलिया भी चीखी थी जब हानम ने गुस्से से जैद को देखा था, लेकिन फिर आलिया को देखते उसका बस नहीं चला था कुछ उठाकर मार दे। तो आप अपनी जहालत दिखाते इसे मारने लगी। आप इसे समझा भी तो सकती थी, और मुझे यकीन है आपने ही कुछ किया होगा, वरना मेरा भाई बिला वजह किसी से बदतमीजी नहीं करता। हानम ने गुस्से से कहा था कि आलिया तंजिया मुस्कुराई। अरे अगर इतना यकीन है तुझे इस भाई पर तो जा इसे लेकर निकल यहाँ से। क्यों रह रही है मेरे साथ? ये तो मेरे भाई का घर था, तेरा वो कुछ नहीं है। तुझे तो रस्ते से उठाया था, पता नहीं कौन गंदी नाली का कीड़ा तुझे पैदा करके फेंक गया था। मेरे भाई ने तुझे छत दी थी, ये तो मेरा एहसान मान जो मैं तुझे यहाँ रहने दे रही हूँ, वरना 2 मिनट में तुझे निकाल कर बाहर फेंकूं। आलिया ने अपनी जहरीली जुबान से हानम पर वार किया था, जिसे सुन हानम की जुबान तालू से जा चिपकी थी। यहाँ वो हमेशा खामोश हो जाती थी और आज भी वो सख्त हो गई थी। क्यों उसके साथ ही ऐसा हुआ? कौन थी उसकी माँ जो उसके साथ पर इतना बड़ा धब्बा लगाकर उसे रास्ते पर मरने के लिए फेंक गई थी? उसका दिल छलनी हो गया था बचपन से अब तक इन लफ्जों को सुन सुनकर। जहाँ सुबह से शाम तक आवारा गर्दियां करके तू आती है ना, वहीं इस फितने को भी ले जाया कर। मेरे सीने पर मूंग तलने के लिए नहीं छोड़कर जाया कर यहाँ। आलिया उसे खामोश देख फिर चीखी थी, जबकि हानम के मुंह में अल्फाज नहीं थे और हानम को खामोश देख जैद को गुस्सा आ रहा था। अब तुम खामोश हो जाओ, वरना इससे ज्यादा तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। आज तो मैंने फिर भी तुम्हें फूफो समझकर छोड़ दिया। जैद आगे आते बोला कि आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा। अरे जा फितने, अगर आइंदा तू मेरे कमरे की तरफ भटका तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा? आलिया बोलती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि जैद माथे पर बल डाले हानम की तरफ मुड़ा था। हानम तुम खामोश ही हो गई थी, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो 3-3 बर्गर खा रही थी। मैंने बस यही कहा कि मुझे भूख लगी है, पैसे नहीं है, एक बर्गर मुझे भी दे दो। तो वो 3 बर्गर मुझे दिए बगैर हड़प कर गई, इसलिए मैंने भी गुस्से में उसके कपड़े काट दिए। जैद अपनी सफाई देते बोला था, लेकिन अभी भी वो खामोश थी। फिर खामोशी से अपने कमरे में चली गई तो जैद भी उसके पीछे पीछे आया। बैग रखते उसने अपना हिजाब खोल दिया था। खामोशी से वॉशरूम में जाते उसने मुंह हाथ धोया और फिर बाहर आई तो जैद अभी तक उसके इंतजार में खिड़की के पास बैठा हुआ था। वो उसके करीब आते बैग से 2 रोल निकालती उसके सामने रख गई। ये लो, खा लो, हानम कहते पलट गई थी जब जैद ने उसका हाथ थामा। क्या हुआ हानम, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम क्यों नहीं खा रही? जैद उसका हाथ थामते बोला। मुझे भूख नहीं है जैद, तुम खा लो, हानम ने कहते उसके पास ही बैठ गई थी। हानम मैंने कुछ नहीं किया, वो आलिया फूफो खुद ही मुझसे पंगे लेती हैं, मैं सच कह रहा हूँ, जैद ने कहते हुए उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी। कोई बात नहीं जैद, लेकिन तुम्हें इस तरह इनके कपड़े नहीं काटने चाहिए, ये गलत बात है। और देखो वो ठीक कह रही हैं, ये घर इनका है, मेरा नहीं है, और तुम अभी बहुत छोटे हो, इस काबिल नहीं हो कि ये सब मामला संभाल सको।
हानम ने उसे समझाने की कोशिश की थी। नहीं हानम, मैं बड़ा हूँ, तुम देखो तो, देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम आलिया जैसे लोगों के सामने खामोश मत हुआ करो। मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर अभी तुम ना होती तो मैं इसके आगे के सारे दांत तोड़ देता। जैद गुस्से में बोला था कि हानम के माथे पर भी बल पड़े। जैद, तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा है ना कि सब्र से काम लिया करो, जुबान और हाथ पैर मत चलाया करो उनसे। तुम्हें सब समझ क्यों नहीं आता? हानम गुस्से से कहते आखिर में बेबसी से बोली थी तो जैद भी खामोश नजरों से उसे देखने लगा। देखो जैद, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा कोई भी नहीं है, बस एक तुम हो मेरे पास। तुम ही मेरी फैमिली हो, प्लीज ये सब मत किया करो। वो आंखों में आंसू लिए जैद के दोनों गालों पर हाथ रखते उसे समझाने लगी। तुम्हें नहीं पता, जब मैं तुम्हें यहाँ आलिया फूफो के आसरे पर छोड़कर जाती हूँ तो पूरा दिन मेरे दिल में एक डर बैठा रहता है। मुझे बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, उसकी टेंशन अलग होती है, और इस सब में अगर तुम भी ऐसी हरकतें करोगे तो मैं मजीद परेशान हो जाऊंगी। हानम ने रोते हुए कहा तो जैद ने उसके आंसू पोंछे। हानम, तुम मेरी वजह से परेशान नहीं हुआ करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं बस जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म कर लूं, उसके बाद देखना बहुत कमाऊंगा और अलग घर लूंगा जहां मैं और मेरी बहन रहेंगे बस। जैद की मासूम सी बातों पर हानम मुस्कुराई और अस्पात में सर हिलाने लगी। ये लो खाना खाओ। अब मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा और इस मोटी फूफो की बातों की वजह से तुम कुछ खाओगी नहीं और फिर तुम्हारी शुगर लो हो जाएगी और तुम बेहोश हो जाओगी, इसलिए अब खाना खाओ, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। जैद के कहने पर हाना मुस्कुराई और खाने लगी। खाना खाते उसे सुलाते वो खामोशी से लाइट्स बंद करते पलटकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई जहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पता नहीं कौन गंदी नाली का कीड़ा तुझे पैदा करके फेंक गया। आलिया बेगम के कहे अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। उसकी आंख से एक आंसू टूटकर गिरा था। आसमां की तरफ देखा था जहां हर तरफ बादल छाए थे। मेरा क्या कसूर था अल्लाह? मैं कौन हूँ अल्लाह? मेरी क्या शनाख्त है? कौन थे मेरे माँ बाप? क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं सोचते लोग कि उनके ऐसे गुनाह का अंजाम वो बेकसूर भुगतते हैं, जिसे वो अपने जिस्म से नोच कर गलती कहकर फेंक जाते हैं। वो शिद्दत से आंखें मीचते रह गई। मुट्ठियां जब्त से भींचनी थी कि उसकी आवाज सुनकर उसका भाई ना उठ जाए। वो किसी को ये आंसू दिखाना नहीं चाहती थी। वो कमजोर नहीं थी। वो सिर्फ एक जात के आगे रोकर अपने दिल का हाल सुनाती थी कि वही था जिससे बात करके उसे सुकून मिल जाता था। या अल्लाह, देखिएगा, मैं एक दिन अपना नाम अपनी पहचान बनाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी का नाम और शनाख्त। वो रोते हुए मिनमिनाई थी। बाबा मामा का एहसान है मुझ पर कि उन्होंने मुझे पाला, वरना मैं तो शायद आज जिंदा भी ना होती। मैं ये एहसान हमेशा याद रखूंगी, लेकिन ये जख्म जो मेरे हकीकी माँ बाप ने मुझे दिया है ये सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। अल्लाह, मैं इसे नहीं भुला सकूंगी, मैं नहीं भुला सकूंगी। वो मुंह पर हाथ रखे सिसकियां दबा गई थी। आंसू रवानी से बह रहे थे कि उसे आज आफिंदी साहब और नारीन शिद्दत से याद आए थे। वो ऐसी ही थी, अकेले में फूट फूट कर रोना और फिर सब्र से अपनी बिखरी हुई जात की गिरचियां समेट कर लोगों के सामने ये जाहिर करना कि वो बहुत खुश है। और गम तो शायद उसने देखे ही नहीं, लेकिन हकीकत में वो एक अजियत में जकड़ी हुई थी। ऐसी अजियत जिसका सारी जिंदगी कोई नेमोल बदल नहीं था। यारम और जावियार दोनों यारम के कैबिन में बैठे नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। जब आयशा ने दरवाजा खटखटाया तो जावियार ने उसे इजाजत दी। सर, वो नूर मैम आ गई हैं, क्या मैं इन्हें अंदर भेज दूं? आयशा बाइज्जत पर मुखातिब हुई। यारम ने इस बात में सर हिलाया तो थोड़ी ही देर में नूर अंदर दाखिल हुई। डार्क ब्लू कलर की सादा लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी। डार्क ब्लू स्ट्रेट ट्राउजर के साथ बाल पीछे कमर पर खुले थे जो कुदरती तौर पर ऊपर से सीधे थे, जबकि गर्दन से नीचे आते ही उनमें कर्ल्स आ जाते थे। कानों में छोटे छोटे मोती के आवेजे पहने हुए थे। मेकअप ब्राय नाम था। होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगी थी, जबकि नाक में हीरे की छोटी सी लौंग चमक रही थी जो उस पर बेइंतहा जचती थी, उसे खूबसूरत बनाती थी। हाथों में कुछ फाइल्स थीं। दुपट्टा सर पर डाले उसने एक सिरा नीचे लटकाकर दूसरे सिरे को कंधे पर डाला हुआ था, और दुपट्टा सर पर इस तरह लेने का मकसद यही था कि वो यहाँ का रोल फॉलो कर सके, जबकि वो यहाँ होती ना थी, लेकिन जब भी आती थी ऐसे ही सर पर दुपट्टा लिया करती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जेंटलमैन? उसने अंदर आती अपनी मीठी सी आवाज में सलाम किया था। जावियार उसे देख हल्का सा मुस्कुराकर सर को खम कर गया, जबकि यारम ने भी उसे देख अस्पात में सर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, तुम कैसी हो नूर? यारम ने सवाल किया तो वो भी हल्का सा मुस्कुराई और चलती हुई उनके सामने आ बैठी, जबकि टेबल के दूसरी तरफ यारम और जावियार बैठे थे। नूर उनकी कंपनी की ऑफिशियल लॉयर थी। प्रॉपर्टी के तमाम मामलात वही देखा करती थी। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
नूर ने टेबल पर फाइल्स और अपना बैग रखा और इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई जो उसी को देख रहे थे। तो हमने सुना है कि आपने मिस्टर काजी की ऑफर को कबूल कर ली। नूर एक नजर यारम को देखकर बोली तो उसने पीछे सीट से टेक लगाते नूर को देख अस्बात ने सर हिलाया। कबूल तो करनी ही थी, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट ना करते तो इस गाजी की रूह परवास हो जाती, पहले ही बहुत लॉस में है वो। जावियार ने कहा तो नूर भी हल्का सा मुस्कुराई। नूर, ये डॉक्यूमेंट्स तुम रीड कर लो, मैंने एक नज़र देख लिए हैं, लेकिन जो चीज़ें मेरी नज़र से बच गईं वो तुम्हारी नज़र से नहीं बच सकी। यारम ने उसकी तरफ फाइल्स खिसकाई तो नूर मुस्कुराती उसे थाम गई। मैं इसकी प्रूफ रीडिंग करके आपको कल तक बता दूंगी। वो फाइल खोलकर देखते हुए बोली, वैसे कल के फंक्शन में तुम आओगी? जावियार ने पूछा तो नूर उसकी आंखों को गौर से देखने लगी जो हल्की सुरमई रंग की थी। फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर घुमाकर वो संजीदा चेहरा लिए फौरन पलकें चिपका गई और नजरें फौरन से फिर गई। नहीं मिस्टर सिकंदर, हम कल नहीं आ सकेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों की ही जीत होगी। वो इन्हें देख नरमी से मुस्कुराई। हाँ इंशाल्लाह, ये मुकाम हमारा ही है, हम ही हासिल करेंगे। यारम दूर ग्लास विंडो से आसमां की तरफ देख संजीदा लहजे में बोला था जब जावियार ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। इंशाल्लाह, नूर ने हल्की आवाज में कहा था जब उसका फोन रिंग हुआ। उसने मुस्कुराते कॉल उठाई। जी फरमाएं। वो कॉल पर मुखातिब हुई तो यारम और जावियार भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। जी हमें याद है आलियान, अब हमें डिस्टर्ब ना करें, हम मसरूफ हैं, उसने गड़बड़ाकर कहा था, क्योंकि जावियार और यारम उसे ही देख रहे थे और फिर फोन रख दिया। वो ये तंग करते रहते हैं, सॉरी, नूर ने शर्मिंदा होते कहा। कोई बात नहीं नूर, हमें आदत हो गई है अब आलियान से कहना वी मिस है। यारम ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुराई। जी जरूर, चले हम चलते हैं, कल तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इस होटल की तामीर के लिए जिस प्रॉपर्टी की फाइल आपने हमें दी है वो भी हम कल आपको रीड करके उसके बारे में बता देंगे। वो खड़ी होती दुपट्टा सर पर ठीक करते फाइल हाथ में थाम गई। जब यारम ने भी अस्बात में सर हिलाया। ठीक है फिर मिलते हैं, यारम ने कहा तो नूर ने अस्बात में सर हिलाया। जी, और कल के लिए आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, यारम और जावियार ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया तो वो भी चली गई। जावियार ने आयशा को इंटरकॉम कर दे कॉफी मंगवाई थी। इन दोनों दोस्तों का उसके बगैर गुजारा ही कहाँ था। यारम आसमानी रंग की ड्रेस शर्ट पहने हुए था, ग्रे पैंट के साथ आसीने कोहनियों तक मुड़ी हुई थी, जबकि कोट पीछे चेयर पर लटका था। जबकि उसके बरक्स जावियार ऑफ वाइट कलर की शर्ट पहने था ब्लैक कलर के कोट पैंट के साथ। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। थोड़ी ही देर हुई थी जब हानम कॉफी के 2 कप लिए अंदर आई। जावियार ने सामने देखा तो हानम खड़ी थी, जबकि वो भी तेज नजरों से उसे ही देख रही थी। वहीं बुत क्यों बन गई हो, कॉफी ठंडी करके लाओगी क्या? जावियार ने उसे देख तंजिया तौर पर कहा तो वो गड़बड़ाई। जबकि यारम जो फाइल पर झुका था नजर उठाकर देखा तो हानम थी। वो अंदर आते टेबल पर तरीके से कॉफी का कप रख गई थी। हर चीज का तरीका उसे आयशा ने समझाया था। वो नहीं चाहती थी कि हानम को निकाल दिया जाए और फिर से दोबारा सारी जिम्मेदारी आयशा के कंधों पर आ जाए। यारम भाई आपकी कॉफी। हानम ने जावियार और उसके बात को सिरे से इग्नोर करते यारम को देख मुस्कुराकर कहा तो यारम भी मुस्कुराया। जबकि जावियार ने अब खा जाने वाली नजरों से उसे देखा था और फिर पीछे टेक लगाते ऊपर से लेकर नीचे तक उसे देखा था। और जो सफेद कलर का प्रिंटेड सादा सा कमीज शलवार पहने हुए थी जिस पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे फूल बने थे और उस पर ब्लैक कलर का दुपट्टा लिए स्टाइलिश सा स्कार्फ बांधते हुए थी और यारम को मुस्कुराकर देख रही थी। जावियार ने आंखें उसकी मुस्कुराहट पर टिकाई थी। वैसे तो ये लड़की उसे एक आंख अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट प्यारी थी। जबकि गौर करने पर जावियार को नजर आया था कि उसके होंठों के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल था जो उसकी मुस्कुराहट पर खुद भी मुस्कुरा रहा था। जावियार ने फौरन नजरों का रुख बदला था। अस्तगफुरुल्लाह, उसने दाएं तरफ सर घुमाते झटका था, जबकि आंखें भी मीच कर खोली थी। जब उसके ऐसे अस्तगफार पढ़ने पर हानम और यारम उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या हुआ? यारम ने कॉफी का मग होंठों से लगाते कहा तो जावियार गड़बड़ाया, जबकि हानम आंखें छोटी किए उसी को देख रही थी। यकीनन इस कंची आंखों वाले जलात ने उसी को देखकर इस्तगफार पढ़ा होगा, क्योंकि एक वही थी जो इसे जहर लगती थी। इसे कोई खुशफहमी का गुमान नहीं था उसकी सोच पर। नहीं, मैं वो कह रहा था कि यारम भाई नहीं, यारम सर। ये ऑफिस है और यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है। सब होते हैं तो तुम यारम भाई की जगह यारम सर कहा करो। जावियार ने अपनी आवाज को बमुश्किल नरम रखते हानम को देखकर कहा जो उसे ही घुर रही थी। और मुझे पता है इस बात पर यारम भी इत्तेफाक करेगा। अब की बार उसने मुड़कर यारम को देखा था। हाँ ठीक कह रहे हो तुम हानम, यहाँ पर सबके सामने आप सर ही कहना। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नजरों में आप आओ या कोई भी आपको हमारे खिलाफ यूज करे। समझ रही हो ना मेरी बात? यारम ने नरम लहजे में उसे समझाया तो वो भी अस्बात में सर हिला गई। जी यारम भाई, मेरा मतलब है यारम सर। वो बमुश्किल मुस्कुराते यारम को देखकर बोली तो वो भी अस्बात में सर हिलाता वापस अपनी फाइल में मगन हो गया।
जबकि जावियार अभी भी उसे देख रहा था, साइड स्माइल लिए, जिसे देख खानम ने अपने दांत भींचे थे और मुड़कर केबिन से बाहर आ गई थी। चलाक कहीं का। वो बाहर आती तेज आवाज में बुड़बड़ाई तो आसपास के लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। क्या हुआ हानम, तुम्हें फिर डांट पड़ी है? एक लड़की उसके पास आकर बोली तो हानम ने उसे देखा। मुझे क्यों डांट पड़ेगी? मुझे डांट कर दिखाएं अब ये जरा, उनके इंजर विंजर ढीले कर देने हैं मैंने। वो सर झटकते बोली तो इस लड़की को हानम के दिमाग पर शक हुआ। देखो जावियार सर गुस्सा का थोड़े तेज हैं, अलबत्ता यारम सर को गुस्सा कम ही आता है। मुझे लगता है तुम्हें जावियार सर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, कहीं वो तुम पर फिर से अपना गुस्सा ना उतार दें। उस लड़की ने हानम को समझाना चाहा था जब वो तंजिया हंसी। अरे उनका गुस्सा कुछ भी नहीं है, एक बार उन्होंने मेरा गुस्सा देख लिया ना नंगे पैर भागेंगे। छोड़ती नहीं है हानम किसी को, और इन जैसों को तो बिल्कुल भी नहीं। हानम ने तंजिया कहका लगाते सर झटका था। जब जावियार जो यारम के कैबिन से बाहर आते अपने कैबिन की तरफ जा रहा था, हानम की बात सुनकर रुक गया। उसने दांत भींचते उसकी पुश्त को देखा था, जबकि सामने खड़ी लड़की का सांस सीने में ही अटक गया था। मिस हानिया काफी फारिग रहती हैं आप, मुझे लगता है आपको यहाँ काम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, एम आई राइट? जावियार ने सामने खड़ी लड़की को कहा था, जो हानम को ही समझा रही थी। जब जावियार की आवाज सुन हानम भी जाम हुई। नो सर, बस जा रही थी, आई एम सॉरी सर। वो रोने वाली शक्ल बनाते सीधी अपनी चेयर पर जा बैठी थी। वो बेचारी तो सिर्फ हानम को समझा रही थी, जबकि जावियार अभी भी हानम की पुश्त पर खड़ा उसे ही घूर रहा था, जो ऐसे खड़ी थी जैसे इसे किसी ने स्टैचू कहा हो। और मिस हानम, आपका गुस्सा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अलबत्ता आप मेरा गुस्सा 2 बार देख चुके हैं और यकीनन दोबारा नहीं देखना चाहेंगी। जावियार ने चबा चबा कर उसकी पुश्त को घुरते कहा तो वो सांस बहाल करते पलटी। मैं काम है मुझे, मैं जाती हूँ। हाँ, हानम घबरा गई थी बहुत ज्यादा, जबकि जावियार माथे पर एक पल सजाए बहुत गौर से इन हिलते लबों को देख रहा था, जिनके नीचे वो छोटा सा तिल छुपा हुआ था और बहुत गौर करने पर नजर आ रहा था। वो खामोश नजरों से उसे देख रहा था कि उसकी नजरों को खुद पर जमा दे। हानम फौरन पलटी और फिर रफूचक्कर हुई थी, क्योंकि दोबारा कोई तमाशा अगर वो लगाती तो उसके भाई की इमेज खराब होती, और वो ये हरगिज भी नहीं चाहती थी। जबकि जावियार भी उसे ज्यादा देख नजरें दाएं बाएं करते माथा मसलता अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया था। हानम घबराती हुई अपने टेबल पर आ बैठी, एक फाइल हाथ में उठाई ही थी कि किसी ने पीछे से आते उसके टेबल को खटखटाया। हानम पलटी तो वहां एक नौजवान लड़का खड़ा था। हेलो मिस हानम, ब्रेक टाइम, उसने मुस्कुराकर कहा तो हानम ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा और फिर उसे देख बामुश्किल मुस्कुराई। मेरा नाम वारिस है, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आपको 1-2 दिन से यहाँ नोट कर रहा हूँ, लेकिन सोचा आप पहले कंफर्टेबल हो जाएं, फिर बात करते हैं। उसने मुस्कुराते हानम को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो उसे सरता पैर देखने लगी। क्रीम कलर की ड्रेस शर्ट के साथ वो ब्लैक पैंट पहने हुए था, ब्लैक ही टाई लगाई हुई थी, साफ रंगत थी, चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। वो काफी खुशशक्ल था। हानम उसका जायजा लेने के बाद हल्का सा मुस्कुराई। मेरा नाम हानम है, मैं भी आपकी तरह एक सेक्रेटरी को असिस्ट करती हूँ और मैं खुद से ज्यादा फ्री होने वाले मर्दों को ज्यादा अच्छा नहीं समझती। हानम ने मुस्कुराकर कहा था कि वारिस की मुस्कुराहट फौरन सिमटी, लेकिन फिर उसकी बात समझकर हल्का सा हंसने लगा, जबकि हानम अब माथे पर छोटे छोटे बल सजाए उसे देख रही थी। नहीं, मैं हरगिज भी ऐसा नहीं हूँ जो हर लड़की से फ्री हूँ। आप देख सकती हैं मुझे यहाँ जॉब करते साल गुजर गया, लेकिन मैं यहाँ किसी से कोई खास बातचीत नहीं है मेरी। मैं यहाँ अपने काम से काम रखता हूँ सिर्फ। वारिस ने अपनी पोजीशन क्लियर की थी उसे, जबकि हानम के तासरात में अभी भी कोई खास फर्क न आया था। उसके चेहरे पर अभी भी नो लिफ्ट का साइन सजा हुआ था। तो फिर अभी भी अपने काम से काम रखें, यहाँ क्यों आए हैं? हानम ने काफी रूड होकर बोला था, लेकिन वारिस बुरा मनाए फिर से मुस्कुराया। नहीं, दरअसल मैं आपसे यहाँ काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह आपने कल जावियार सर को हैंडल किया। यहाँ मैं क्या सब हैरान थे। मैंने 1 साल से यहाँ किसी को इनसे ऊंची आवाज में बात करते भी नहीं देखा, जबकि आपने तो कल काफी हिम्मत का मुजाहरा किया है। वारिस ने उसे दाद देती नजरों से देखा था, जबकि जावियार की इंसल्ट के बाद हानम को सब बहादुर और दलेर समझ रहे थे। ये जानकर हानम ने तो फौरन से पहले नो लिफ्ट के साइन बोर्ड उतारकर फेंका और मुस्कुराई, जानदार मुस्कुराहट। हाँ, मैं काफी बहादुर हूँ। ये इन जैसे लोगों को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो फखरी अंदाज में कहती। दायां हाथ वारिस के सामने लहराने लगी तो वो खुलकर हंसा। ये हाथ दायां है, वारिस ने हंसते हुए उसे बताया तो वो खजल हुई। वो मुझे शुरू से थोड़ी कंफ्यूजन रहती है दाएं और बाएं में। वो हल्का सा मुस्कुराती उसे बताने लगी तो वो फिर से हंसा। आप काफी अच्छी बातें करती हैं वैसे, वारिस ने मुस्कुराते कहा तो थमकर उसे देखने लगी। शायद कुछ ज्यादा ही फ्री हो गई थी वो। लेकिन मैं अभी भी किसी से ज्यादा फ्री नहीं होती।
आप यहाँ से जा सकते हैं। वो माथे पर बल सजाते जरा रूप से बोली, जो वारिस को उसकी ये अदा अच्छी लगी। कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बंदा हाजिर है। वारिस की बात पर वो उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, काफी ज्यादा टाइम ले लिया आपका, वारिस ने उसके तासरात देखकर कहा। तो वो बेतकल्लुफ होकर अस्बात में सर हिला गई, जिसे देख वारिस को फिर हंसी आ गई। वो नफी में सर हिलाता पलट गया, जबकि हानम भी चेहरा पलटती नीचे देख अपनी बातें याद करके मुस्कुरा गई। जबकि ये सब हरकतें सामने बैठे वजूद से मख्फी न रह सकी। वो स्पाट चेहरा लिए ये सब देख रहा था, गहरी सुरमई आंखों में तपिश लिए, और फिर उसकी फाइल खोल गया जहां उसकी सीवी लगी हुई थी और सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था, हानम आफिंदी। उसका नाम दोहराते इस वजूद ने फिर सामने नजर टिकाई जहां वो मुस्कुराती किसी से बात करती, हाथ में समोसा लिए हुए खा रही थी। उसके खाने का अंदाज देख जावियार ने होंठ भींचते बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। इस लड़की को वाकई किसी चीज की तमीज नहीं थी। कमरे की लाइट्स डिम किए वो शर्टलेस खड़ा था। हवा की लहर पानियों से छूती हुई उससे आकर लगी थी। सिगरेट का शोला उंगलियों में थामे होंठों में दबा गया था, जबकि नजरें लहराते पानी पर थीं। गहरी सोच में डूबा वो पानी को देखता आंखें बंद करता सर पीछे गिरा गया। सहरा को बड़ा इल्म है अपनी तन्हाई पर गालिब, सहरा को बड़ा इल्म है अपनी तन्हाई पर गालिब। उसने देखा नहीं आलम मेरी तन्हाई का, वो भारी आवाज में कहता नीली झील सी आंखें पानी पर जमा गया था। आग के शोले को आखिरी बार फूंकते उसने उसे फेंकते स्पाट चेहरा लिए नजरें पानी पर टिकाते कदम उठाए थे, और फिर देखते ही देखते वो पानी में जा चुका था। कई लम्हे वो गहराई में स्विमिंग करते ऊपर आया, एक हाथ से गीले बालों को ऊपर किया, जबकि नीली आंखों के किनारे अब सुर्ख होने लगे थे। किनारे पर टिकते उसने अपने बाजू फैलाए थे, सफेद बाजुओं पर नसें उभरी हुई थी जहां से पानी टपकता पूल में गिर रहा था कि यारम सुल्तान माहौल में तपिश बिखेर गया था। आंखों में एक इश्तियाल था, कल मैं एक और सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा रोहा खावर, कल का दिन मेरी कामयाबी का दिन है, कल मैं एक कदम मजीद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाऊंगा। यारम आंखें बंद करते रोहा के वजूद को अपनी नजरों के सामने महसूस करते बोला था, लेकिन ये नाम ये शहरत हासिल करने के बाद भी मुझे वो तलब अभी तक महसूस नहीं हुई जिसने तुम्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया था रोहा खावर। वो बहुत सख्त हो गया था। जो यारम कभी नरम दिल और नरम मिजाज रखने वाला था, अब वो सख्त मिजाज हो गया था। और दिल को कौन बदल सकता था? शायद उसने खुद पर एक सख्ती का फूल चढ़ा दिया था। अब माजी की यादें बहुत अजियत और तकलीफ देह होती हैं, लेकिन अक्लमंद वही होते हैं जो इन गलतियों से सीखते हैं, और यारम गौरी इन्हीं लोगों में से था। जो जख्म तुमने हमारी रूहों को दिए हैं उसका खमियाजा तुम बहुत जल्द भुगतोगी। तुम्हें अभी बहुत से हिसाब देने हैं रोहा खावर, अभी तुम्हें पलटकर वापस आना है, अपनी नजरों से अपने बिखरे हुए शामियाने को देखना है। उसकी आवाज में कर्ब था, उसकी रूह जख्मों से चूर थी, लेकिन वो मर्द बहुत सख्त गिर था। यारम सुल्तान ने इस 28 साल जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अब वो इस दुख से बाहर निकलना चाहता था। वो अपनी आनी को खुश देखना चाहता था। अपनी जिंदगी का एक इंतहाई फैसला लेते वो पूल से बाहर निकला था। आज तुम्हारा किस्सा तमाम हुआ रोहा खावर, यारम बुलंद आवाज में कहता रूम में जा चुका था। वो इंसान ये नहीं जानता था कि वो जो कहकर गया था वो लफ्ज़ सच थे। आज रोहा खावर का किस्सा उसकी जिंदगी से वाकई तमाम हुआ। कल उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी, जिससे अनजान वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने चला था। लेकिन इंसान भूल जाता है किस्मत की डोरी रब के हाथ में होती है। ये दिन आज उनकी कामयाबी का दिन था। इन्हें यकीन था कि ये साल भी इन्हीं का है। जावियार, ज़ियान, दादो और वजाहत सब अभी नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि एक हैवी बाइक की आवाज़ उनके पोर्च से आई थी। जब वो सब हैरानी से गेट की तरफ देखने लगे, जबकि ज़ियान के तासरात कुछ मुख्तलिफ थे। मुंह खुला हुआ था, आंखें फटी थीं, और फिर चंद ही लम्हों में उसने घर में कदम रखा। ब्लैक जीन्स पर व्हाइट प्लेन टी शर्ट पहने उसने उस पर डार्क ब्राउन लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। काले घने स्याह बाल बेतरतीबी से माथे पर फैले हुए थे। काली स्याह आंखें चमक रही थीं, जबकि होंठों पर वही जानदार मुस्कुराहट थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, मैं आ गया, उसने अपनी भारी मगर खूबसूरत आवाज में कहा था। और सबसे पहले ज़ियान का सत्ता टूटा था। वो टेबल से उठता भागा हुआ दरवाजे की तरफ गया था, जबकि अलमीर उसे अपनी तरफ भूखे बैल की तरह भागा हुआ आते देख मुस्कुराहट समेटे आंखें फाड़े देखने लगा, जो आते साथ ही उसके गले में बाहें डाल गया था। पैर उठाते अलमीर की कमर पर बांधते वो उस पर चढ़ गया था, जबकि चेहरे पर बेतहाशा खुशी के तासुर थे। मीर भाई, आप आ गए, वो इतनी जोर से अलमीर के कान में चीखा था कि उसने अपनी आंखें मीचकर खोली थी। जब उसके गिर्द अलमीर ने भी सख्ती से हाथ बांध लिए थे। दादो भी उसे देख जल्दी जल्दी खुशी से आंखों में आंसू लिए भागी हुई आई थी, जबकि वजाहत साहब भी मुस्कुराते अपनी जगह से उठे थे।
अरे हाँ भाई आ गया हूँ, अब क्या मेरी कमर तोड़ेगा? उतर भी, अलमीर ने मुस्कुराते कहा था तो जियान और सख्ती से उसके गले लग गया। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप आ गए, मुझे लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, जियान ने आंखें बंद करते मुस्कुरा कर कहा। तो अलमीर की अब बस हुई, उसने जोरदार मुक्का उसकी कमर पर जड़ा तो वो उफ करते सर जोर से कमर के बल नीचे गिरा। अब यकीन आ गया मेरे भाई को कि मैं आ गया, अलमीर ने मुस्कुराते कहा तो जियान ने शिकायती नजरों से उसे देखा जबकि जावियार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ता करते मुस्कुराता हुआ ये मंजर देख रहा था। दादो ने करीब आते अलमीर को अपने सीने से लगाया तो वो भी मुस्कुराता हुआ सख्ती से उसे अपनी बाहों के हिसार में ले गया। मेरा बेटा तू आ गया अलमीर, मैंने तुझे बहुत याद किया था बेटा। दादो ने आंखों में आंसू लिए कहा तो वो मुस्कुराया। अरे माय ब्यूटीफुल लेडी, अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं यार, अलमीर ने शरारती लहजे में कहा तो दादो मुस्कुराई जब वो झुकता उनके गाल चूम गया। अब आ गया आपको यकीन माई लेडी, अलमीर ने फिर से इन्हें गले लगाकर कहा तो वो भी हंसती हुई अस्बात में सर हिला गई। हाँ बेटा, बाप भी याद है या बस भाई और दादी ही याद है? वजाहत साहब ने सोफे पर बैठे बैठे कहा तो अलमीर उनके करीब आते उनके गले लग गया जबकि वजाहत साहब भी खड़े होते अपने बेटे के बगलगीर हुए। कैसे हैं आप डैड? अलमीर ने हल्की आवाज में पूछा तो वो भी हल्के से मुस्कुराते उससे दूर हुए और खामोशी से इस बात में सर हिला गए। एक वही उनका बेटा था जिससे वो खुलकर हर बात कर लिया करते थे, उसके सामने रो लिया करते, अपना दिल हल्का कर लिया करते थे। अब अलमीर की नजर सामने डाइनिंग पर बैठे जावियार पर गई थी जो नाश्ते के साथ आज ऐसे इंसाफ कर रहा था जैसे ये उसका पहला और आखिरी नाश्ता हो। अलमीर ने मुट्ठियां भेजते उसे देखा था। एक तो उसे इग्नोर होना हरगिज बर्दाश्त नहीं था, वो इन लोगों में से था जिस पर सबकी नजरें रहा करती थीं उसकी बातों की वजह से। ऐसे में अगर कोई उसे इग्नोर करता था तो वो उसकी नजरों से बच नहीं पाता था। जावियार नजरें नीचे किए ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डाल गया था जबकि होंठों पर मुस्कान आने को मचल रही थी। उसे पता था सामने वाला उसके इस अमल से जल भुनकर राख हो रहा होगा। टेबल से वास उठाते उसने वहीं से जावियार के सर का निशाना लिया था जिसे जावियार ने बर वक्त थामा था, वरना आज उसकी रूह बर्बाद कर जाती। भले अलमीर चैंपियन था बास्केटबॉल में लेकिन जावियार भी उसी का भाई था, वो भी जुड़वा, कैसे पीछे रहता? दिमाग खराब है क्या? अभी मुझे लग जाता तो? जावियार ने माथे पर बल सजाते कहा था, मुस्कुराहट को अभी भी होंठों पर आने नहीं दिया था कि जावियार सिकंदर का अपने जज्बात पर कंट्रोल बहुत था। तेरा दिमाग फोड़ने के लिए ही मैंने ये फेंका था, ज्यादा खराब हो रहा है ना ये? अलमीर अपनी जैकेट उतार कर फेंकते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो जावियार जो उसकी आम ड्रेसिंग में था, ब्लैक टी शर्ट और वाइट ट्राउजर से उसे अपनी तरफ बढ़ते देख टेबल से उठ खड़ा हुआ। तूने और इस मिस्टर खड़ूस यारन ने जो मुझे इग्नोर किया है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे भूल जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा? हाँ, अलमीर ने उसकी तरफ शीशे का गिलास फेंकते हुए कहा तो जावियार दाईं तरफ मुड़ा तो वो गिलास जमीन पर जा लगा। जावियार अब माथे पर बल डाले उसे देख रहा था। देखो अलमीर, बिहेव। जावियार ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। भाड़ में क्या बिहेव? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की और फिर पलटकर मुझे फोन भी नहीं किया? अब तुम दोनों को जीने का कोई हक नहीं, अलमीर ने गुस्से से उसकी तरफ भागते हुए कहा था जबकि जियान सेब हाथ में लिए सोफे पे बैठा मुस्कुराता दूर से ये मंजर देख रहा था। जावियार की ऐसे क्लास लेते देख अलमीर उसे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक वही था जो उस गुस्सील इंसान को हैंडल कर सकता था और दूसरा तो खुद उसे प्रमोट करता था। हम फारिग नहीं है, हमें और भी जरूरी काम होते हैं। जावियार ने दूर से ही उसके जख्मों पर नमक छिड़का था और फिर तंजिया मुस्कुराया था जिसे सुनकर और उसकी वही जहरीली मुस्कुराहट देखकर अलमीर का पारा अब मजीद हाई हुआ था कि साइड पर पड़ा क्रिकेट का बल्ला उठाते अलमीर अब उसकी तरफ दौड़ा था। तू रुक बेटा, मैं तुझे सीधा जहन्नुम के नजारे करवाता हूँ आज, तू वहां जाकर अपने सारे काम पूरे करना। अलमीर उसके पीछे दौड़ा था जब वो भागता हुआ गार्डन की तरफ आया था। मीर, डोंट डू दिस, इसे नीचे रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जावियार ने फिर उंगली उठाते उसे वार्न किया था। अबे चुप साले, हिटलर तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, अलमीर ने गुस्से से उसे झिड़का जब जावियार के भी माथे पर बल पड़े थे। मीर, आज फंक्शन है, अगर मेरे फेस पर एक भी निशान आया ना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जावियार उसे वार्निंग दे रहा था जबकि अलमीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दादो भी घर में सर पकड़कर बैठ गई थी और जियान कुर्सी उठाता पोर्च में रखते लाइव ये नजारे देख रहा था। जब हानम मेन गेट से अंदर आई उसे आज ही दादो ने सुबह कॉल करके भरपूर इसरार पर बुलाया था जबकि उसके दिल में एक ये खौफ था कि कहीं वो कंची आंखों वाला जलाद घर पर ना हो, क्योंकि ये एक जहरीला इंकशाफ था उसके लिए कि इतने स्वीट लोगों के घर में एक वो जलाद भी रहता है। इसलिए वो बहुत टेंशन में थी कि अगर उसने हानम को घर में देखा और वावेला मचा दिया तो वो क्या करेगी, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन दादो ने इतना इसरार किया तो वो इन्हें मना ना कर सकी। अब हानम ने मेन गेट से घर में कदम ही रखा था कि सामने उसे जियान बैठा नजर आया था जो हाथ में सेब पकड़े दाएं तरफ फुल शॉक नजरों से देख रहा था। उसे मुस्कुराता देख वो भी मुस्कुराई
और दाईं तरफ जैसे ही मुंह मोड़ा तो वो शॉक्ड रह गई थी। उसे फिलहाल जावियार का चेहरा नजर आ रहा था जो किसी को उंगली उठाकर वार्न कर रहा था, जबकि सामने वाले के हाथ में क्रिकेट का बल्ला था। लेकिन जावियार को ऐसे देख उसे तो गश पड़ने लगा था। वो खड़ूस इंसान जो ऑफिस में जल्लाद बना घूमता हो और अपने आप को बादशाह समझता है, वो यहाँ किसी से बच बच कर भाग रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी। जावियार सर, उसकी आवाज पर दोनों वजूद थमे थे। जावियार तो हानम को देखकर आंखें फाड़ता मुठ्ठियां भींच गया था। वो लड़की उसके घर में क्या कर रही थी और ऊपर से इस हाल में देख लिया था। उसकी तो इमेज ही खराब हो गई थी। ये सोचकर जावियार के दिमाग में शॉर्ट सर्किट्स होने लगे थे। जबकि जियान भी हानम को देख चेयर से खड़ा हुआ था। हानम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अलमीर के पीछे आकर खड़ी हुई थी, जिसकी हानम की तरफ पुश्त थी। हानम यही सोच रही थी कि ये कौन हो सकता है। यानम तो होने से रहा कि ऐसी हरकतें उसकी पर्सनैलिटी को जेब नहीं देती थी। फिर ये कौन था जो जावियार से इतना फ्री था। वो माथे पर बल डाले उस इंसान को देखने की कोशिश कर रही थी, जबकि जावियार उसकी जुर्रत देख रहा था। वो कुछ बोलता ही कि अलमीर हानम की तरफ पलटा और हानम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो घबराकर 2 कदम दूर हुई। उसका मुंह खुला हुआ था, जबकि चेहरे पर घबराहट के तासरात थे। ये तो बिल्कुल जावियार जैसा था। क्या उसे सबकी शक्ल में ये जलाद नजर आ रहा था, या ये कोई भूत था? ये सारी सोचें उसके दिमाग को बंद कर गई थी। ये हानम के मुंह में अल्फाज नहीं थे। वो उंगली उठाकर कभी अलमीर की तरफ करती तो कभी जियान की तरफ। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, जबकि हानम को तो ये भूत प्रीत लग रहा था। दादो, वो इतनी जोर से चीखी और फिर वहीं अलमीर के कदमों में गिर गई। जावियार ने कोफ से आंखें घुमाई थी। सिलीगर, जबकि अलमीर तो इस अजूबे को आंखें छोटी किए देख रहा था। वो कभी जावियार को देखता तो कभी नीचे पड़ी हानम को। ये क्या था भाई? अलमीर ने भवें चुकाते सवाल किया तो जावियार ने माथे पर बल डाले नफी में सर हिलाया। जियान भागा हुआ अंदर जाकर दादो को बाहर ले आया, जबकि वो घबरा गई थी। हानम को ऐसे नीचे पड़ा देख जावियार खामोशी से हाथ बांधे खड़ा उसके वजूद को घूर रहा था, और अलमीर एक हाथ जावियार के कंधे पर रखे अपना एक पैर दूसरे से फोल्ड करके जावियार के आसरे पर खड़ा। वो भी हानम को ही अजीब तरीके से घूर रहा था। तुम दोनों बेहिस हो, नजर नहीं आ रहा बच्ची नीचे बेहोश पड़ी है। दादो करीब आते झुकते हानम को उठाने लगी, जबकि अलमीर ने नासमझी से दादो को देखा। हम भी यहाँ खड़े हैं यही सोच रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बच्ची बेहोशी क्यों हुई। हम क्या इतने बदसूरत हैं भाई? अलमीर ने पहले दादो और आखिर में जावियार की तरफ पलटते ताज्जुब से पूछा, तो जावियार ने कोफ से अपना कंधा झटका। ये हमारे घर में क्या कर रही है दादो? जावियार ने चिड़चिड़ाहट से पूछा, तो दादो ने सर उठाकर उसे देखा। क्या मतलब है क्या कर रही है? मैंने बुलाया था उसे घर, मेरा दिल कर रहा था इससे मिलने का, लेकिन इसे हुआ क्या है? ये बेहोश हुई कैसे? दादो ने झुंझलाहट से पूछा और उसे उठाने में मदद देने लगी। जब सकीना भी भागी हुई आई और एक तरफ से उसे सहारा देते अंदर ले जाने लगी। जब जावियार गुस्से से, अलबत्ता अलमीर ताज्जुब से माथे पर बल डाले उनके पीछे पीछे अंदर गए। उसकी आंख खुली तो वो एक आलीशान से कमरे में लेटी हुई थी। नरम नरम गद्दा था। उसने आंखें मीचते फिर से खोली। क्या वो ख्वाब देख रही थी? उसे कुछ समझ न आया, लेकिन जैसे ही दाईं तरफ चेहरा मोड़ा तो दादो और जियान खड़े थे। कैसी हो बेटा? अब कैसा महसूस हो रहा है? दादो ने परेशानी से पूछा तो हानम को सब याद आया। आंखें फाड़े पूरे कमरे में चेहरा घुमाकर देखा और जल्दी से उठ बैठी। दादो, इस घर में भूत है। हानम ने दादो का हाथ थामते आहिस्ता से कहा, तो दादो ने परेशानी से उसे देखा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। दादो की बात पर जियान भी परेशानी से आगे बढ़ा। दादो, आप जियान से पूछें, इसने भी देखा था, है ना जियान? जियान ने आंखें मीची। वो समझ गया था क्या कहानी है। जब अलमीर और जावियार ने भी एक साथ कमरे में कदम रखा। अलमीर व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर पहने था, जबकि जावियार ब्लैक शर्ट व्हाइट ट्राउजर, और दोनों ही बेहद हैंडसम लग रहे थे, एक से बढ़कर एक। लेकिन इन्हें एक साथ देख हानम ने आंखें फिर फाड़ी। देखें दादो, देखें, आपको यहाँ 2 जलाद नजर आ रहे हैं। मुझे नजर आ रहे हैं दादो, हानम कहते जल्दी से दादो के गले लग गई थी, जबकि आंखें मीचनी थी। दादो ने उसकी बात ना समझी से सुनी, फिर अलमीर और जावियार को देखा। कौन जलाद बेटा? दादो ने माथे पर बल डाले उससे पूछा, जो उनके सीने में दुबकी हुई थी। वही कंची आंखों वाला जलाद। लोगों से तो एक ही हैंडल नहीं होता, और मुझे यहाँ 2 नजर आ रहे हैं। दादो, मैं क्या करूं? हानम ने डरते डरते कहा, तो जावियार ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची। ये दूसरी बार था जब उस लड़की ने उसे जलाद कहा था। वो बख्शने वाला नहीं था इसे। जबकि अलमीर तो कहका लगाकर हंसा था। जावियार को जलाद सुनते देख अभी थोड़ी देर पहले ही जियान ने उसे बताया था कि ये जावियार भाई की सेक्रेटरी हैं और दादो की भी जान बचाई थी, इसलिए वो हानम को जान गया था। जबकि उसका कहका रुकते ना देख जावियार ने गर्दन घुमाते अलमीर को घूरा था अपनी कंची आंखों से, तो अलमीर ने बिना कहका रुके उसके मुंह अपने हाथों से मोड़कर सामने किया। वो कहाँ डरता था इन आंखों से। शट अप, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? जावियार ने तेज आवाज में बोला तो हानम ने झट से आंखें खोलते दादो से बिना दूर हुए जावियार की तरफ देखा था, लेकिन उसे अभी भी उसके बराबर में उसका हमशक्ल खड़ा नजर आ रहा था।
जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, खूबसूरत मुस्कान। उसे जावियार से ज्यादा उसका भूत अच्छा लगा था। कितना प्यारा मुस्कुराता था वो। दादो ने जावियार के जुमले पर उसे घूरा और हानम को खुद से दूर किया। बेटा, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जावियार और अलमीर। दादो ने उसे बताया तो वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। जुड़वा? इतने जुड़वा दादो? उसने माथे पर बल डाले कंफ्यूजन से कहा। बेटा, इतने कहाँ हैं, गौर से देखो। अलमीर की आंखों का रंग स्याह है, जबकि जावियार की आंखें सुरमई रंग की हैं। दादो ने नरमी से उसे फर्क बताया। हाँ, और ज्यादा गौर से देखोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। अलमीर ने शोखी से कहा तो जावियार ने फिर अपनी गहरी सुरमई आंखें कोफ से घुमाई। क्या कम नौटंकी थे उसके घर वाले जो ये नमूनी भी यहाँ तशरीफ ले आई, जावियार ने कोफ से सोचा। अलमीर की बात पर हानम ने गौर से दोनों को देखा था। वो दोनों वाकई बहुत हुस्न रखते थे अपने आप में। इन दोनों में से कौन ज्यादा हैंडसम था कोई फर्क ना कर पाता। ये देख हानम ने सोचा, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। अभी भी वो गहरे शौक में थी। इस जलाद जैसे और लोग भी थे दुनिया में, एक कम था जो उसकी शक्ल में दूसरा भी भेज दिया। या अल्लाह, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई जुबान से बोलने की गलती नहीं की थी, क्योंकि उसने जावियार के तासरात देख लिए थे। जिसका बस नहीं चल रहा था उसे बाहर ले जाकर रोड पर खड़ा कर दे, अभी के अभी। तो प्रीटी हानम, कैसी हो अब तुम? अलमीर ने मुस्कुराते करीब आकर पूछा तो थूक निकलते अलमीर को देख फिर पीछे खड़े जावियार को देखने लगी, जो उसी को देख रहा था। मैं ठीक हूँ और अब मुझे चलना चाहिए। दादो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, हानम कहती हड़बड़ाकर उठने लगी जब दादो ने उसका बाजू थामा। अरे बेटा, रुको तो सही, थोड़ी देर इसे अपना ही घर समझो, दादो ने उसे प्यार से कहा तो वो मुस्कुराई, जबकि जावियार को तो अब पतंगे ही लग गए थे। कितने आराम से दादो ने इस 2 टके की लड़की को ये घर उसका घर कह दिया था। क्या फजूलियात हैं दादो, आप किसी को भी सड़क से उठाकर घर में बिठा देती हैं। ये घर हमारा है, यतीम खाना नहीं है कोई। और इन गरीबों को कुछ दे दिलाकर बात खत्म कर दिया करें। वैसे भी आपकी जान बचाकर उसने जो हम पर एहसान किया था वो उसको जॉब की सूरत में देकर हमने उतार दिया है। अब खत्म करें ये ड्रामे और सिकंदर हाउस से बाहर का रास्ता दिखाएं जल्द से जल्द इसे। जावियार मुंह पर सुनाता कमरे से जा चुका था, जबकि वहां पर बैठे हर शख्स पर खामोशी तारी हो गई थी। हानम का चेहरा जलालत के मारे सुर्ख हुआ था। वो तो उनकी मोहब्बत में यहाँ आ गई थी, लेकिन इस शख्स ने तो उसे गिरा पड़ा ही समझ लिया था। उसकी जात को 2 कौड़ी का करके वो जा चुका था, जबकि दादो और जियान भी बेहद शर्मिंदा हो गए थे जावियार के लफ्जों पर। और अलमीर भी खामोशी से खड़ा ये तमाशा देख रहा था। देखते ही देखते हानम की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो फौरन कंबल एक तरफ करते खामोशी से उठ खड़ी हुई। बेटा हानम, जावियार की बातों का बुरा नहीं मानो, वो थोड़ा सख्त मिजाज है। मैं उसकी तरफ से तुमसे। दादो ने अभी इतना कहते हाथ जोड़े ही थे कि अलमीर भी चौंका और पेशानी पर बल सजा गया, लेकिन हानम ने उनके हाथ फौरन थाम दिए। कोई बात नहीं दादो, वो ठीक कह रहे हैं। मैं भी ना मुंह उठाकर आपके घर आ गई। वो तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे हर किसी से इतनी मोहब्बत नहीं जतानी चाहिए। कोई भी आपकी मोहब्बत का फायदा उठा सकता है ना। अब मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखिएगा अपना। वो बमुश्किल मुंह से लफ्ज अदा करते वहां से चली गई थी, जबकि अब तो जियान की आंखें भी झिलमिला गई थीं। उसका भाई कितना रूड था उसे आज अंदाजा हुआ था। अलमीर ने भी संजीदा होते हानम को देखा था और दूर तक अलमीर की नजरों ने उसका पीछा किया था। उसे जावियार की इतनी बदतमीजी की वजह समझ नहीं आई थी। वो भी पलटते अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि दादो भी बिस्तर पर ढह गई थी। ये तूने अच्छा नहीं किया जावियार, तूने इस बच्ची का नहीं मेरा दिल तोड़ा है। दादो ने नम आंखों से बुड़बुड़ाते आंखें बंद कर गई थी, जबकि जियान भी अपने कमरे में चला गया था। वो सबके सामने आंसुओं को रोक चुकी थी, लेकिन पोर्च में आते ही लड़ियों की सूरत बहने लगे थे। वो कैसे उसको इतना जलील कर सकता था, कोई किसी से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता था। उसने हाथों की पोस्ट से दोनों आंखों को साफ किया था। वो गरीब थी तो क्या, उसे कुछ भी कोई कह देगा। जावियार जो कॉफी का कप लिए कमरे की बालकनी में आया था, उसकी नजर पोर्च में खड़ी हानम पर पड़ी, जो अपने आंसुओं को साफ कर रही थी बच्चों की तरह। जावियार को लगता था उसने जो कहा बिल्कुल गलत नहीं कहा। इन गरीबों को औकात में रखना चाहिए और हानम जैसी बदतमीज को तो लिमिट में रखना जरूरी था। जावियार यही सब सोच रहा था, लेकिन अब हानम को इस तरह रोते देख वो एकदम संजीदा होते। एक कदम मजीद बढ़ाता हाथों को ग्रिल पर रख गया था। उसकी गहरी सुरमई आंखें खामोश थीं, संजीदा थीं। उसे इस तरह रोते देख उसे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हुई थी, लेकिन यह सब वक्ती था। जब उसके जहन में दोबारा उसकी रोड पर बदतमीजी और ऑफिस में सबके सामने की गई बदतमीजी याद आई, तो 2 मिनट में उसकी शर्मिंदगी जाहिर हुई थी। वो मगरूर नजरों से उसे देखने लगा कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हानम ने रोते रोते पलटकर एक नजर पीछे देखा था, जहां कोई नहीं था। आंसू फिर आंखों में आ बसे थे जब उसकी नजर ऊपर बालकनी में खड़े जावियार पर पड़ी, जो हाथ में कॉफी का कप थामे मगरूर नजरों से उसे देख रहा था। हानम को बेतहाशा नफरत महसूस हुई थी इस मगरूर आदमी से। उसने फौरन चेहरा मोड़ा था और अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए थे, और यहाँ कभी ना आने का तहिया करते निकलती चली गई थी वहां से।
घर पहुंचते ही उसका मोबाइल बजा था, जहां आयशा की कॉल थी। जी आयशा, उसने अपने आंसू साफ करते नॉर्मल आवाज में कहा था। हानम, मुझे आपको ये बताना था कि आज आप और मैं भी इनवाइटेड हैं। सर को हमारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि आज शाम आप भी तैयार रहिएगा। आयशा के बताने पर उसने अपने दुखते सर पर हाथ रखा। जी ठीक है। हानम ने कॉल रखी। आज इस शख्स की शक्ल वो हरगिज भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन ना जाकर कोई मौका भी नहीं देना चाहती थी। आज शाम यारम के लिए भी बड़ी शाम थी। ये सोचकर उसने खुद को मजबूत किया और उठ खड़ी हुई। जाना तो था ही। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां बिजनेस की दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी। मीडिया रिपोर्टर्स सब मौजूद थे, जहां मुख्तलिफ मशहूर बिजनेसमैन के वो इंटरव्यू ले रहे थे। जब एक सफेद रंग की लैंड क्रूजर आकर रुकी, वहां के गार्ड ने दरवाजा खोला तो यारम सुल्तान गौरी ने अपने कदम बाहर जमाया। मीडिया के लोग जो यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन इकबाल रऊफ का इंटरव्यू ले रहे थे, उसे छोड़ यारम सुल्तान की तरफ भागे, जो 6 फुट से निकलते कद के साथ ब्लैक टक्सीडो पहने गाड़ी से बाहर निकला था। बाल जेल से सेट करने के बावजूद खूबसूरती से माथे पर गिर रहे थे। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। नीली आंखें मगरूर ना थीं, लेकिन बहुत पुरइत्माद थीं। जैसे जानता हो कि हमेशा की तरह इस बार भी फतह उसी के हिस्से में आएगी। मजबूत ड्रीमिंग करके बनाई गई जिसामत और उसकी थोड़ी हैवी बियर्ड उसे बहुत हसीन मर्द बता रही थी, जबकि आंखों की पुरइसरारियत उसका रोब व दबदबा बरकरार रखती थी। आसपास कई खड़ी लड़कियां दिल थाम कर उसे देख रही थीं, जो नहायत खूबसूरत नकुश के साथ एक पुरवजाहत मर्द था। उसकी शख्सियत की पुरइसरारियत लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जो करती थी, जिसे नजरअंदाज करते वो मजबूत कदम उठाता आगे की तरफ बढ़ा था। जब उसके बॉडी गार्ड्स आगे बढ़ते, उसे अवाम और मीडिया से प्रोटेक्ट करने लगे। उसने हाथ उठाते बॉडी गार्ड्स को इशारा किया तो वो थम गए। वो आगे बढ़ा तो पलक झपकते तमाम रिपोर्टर्स उसके पास माइक लेकर आ खड़े हुए थे। मिस्टर यारम सुल्तान, क्या लगता है आपको, क्या हर बार की तरह इस बार भी आप ही नंबर 1 होंगे या फिर इस बार कोई और बाजी ले जाएगा? रिपोर्टर अभी बोली रही थी जब यारम ने उसकी बात काटी। फतहमंदी यारम का मुकद्दर में लिख दी गई है। मेरा रब पर पूरा भरोसा है, इसलिए फिर अगर और काश जैसे अल्फाज आइंदा मेरे साथ मत जोड़िएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। वो इत्तेमाद के साथ जवाब देता आगे बढ़ गया था, जबकि लोग उसके जवाब से बेहद मुतासिर हुए थे। उसने जब से बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था, वो हमेशा नंबर 1 पर रहा था। अपनी जहानत और पुरइत्मादी के साथ उसने ये मुकाम हासिल किया था। वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ था। ये सब उसकी दिन रात की मेहनत का नतीजा था। वो चाहता था वो एक नाम जिससे ये दुनिया उसे पहचाने। वो चाहता था ये रुपया, ये पैसा, ये शहरत। वो देखना चाहता था कैसे लोग इस पैसे से और इस शहरत के आगे बिकते हैं, और कैसे लोग अपनी इज्जत नफ्स को, अपनी गैरत इस पैसे के आगे बिछा देते हैं। और अब वो इस मुकाम पर था कि वो सब जान गया था। पैसे की ताकत से आशना हो गया था। वो मीडिया को क्रॉस करता अंदर बढ़ गया था जब पीछे शोर की आवाज गूंजी। उसने पलट कर ना देखा और आगे बढ़ गया। ओ माय गॉड, अर्शिया असफंद राना, कुछ रिपोर्टर्स कहते उसकी तरफ लपके, जो अपनी कार से एक अदा के साथ निकली थी। ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहने, जिसकी बैक आधी गायब थी और उसके बरहना कमर की झलक उसके बालों के फिसलते से छिलक रही थी, जबकि आस्तीन पूरी थी। पैरों में खूबसूरत सी ब्लैक हील पहने वो अदा से बाहर निकली जब उसके गार्ड्स ने चारों तरफ से उसे प्रोटेक्ट किया था, और वो मगरूराना चाल चलती अदा के साथ आगे बढ़ गई। लोगों से मुखातिब होना उसने जरूरी नहीं समझा था।